13 जुलाई 1944 को विलियम जेम्स सिडिस के मकान मालिक ने उन्हें अपने छोटे से बोस्टन बोर्डिंग हाउस में बेहोश पाया। उन्हें बहुत बड़ा स्ट्रोक हुआ था और वे मर रहे थे। विलियम शायद अब तक के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति थे। उनका IQ 250 से 300 के बीच था। इसे परिप्रेक्ष्य में रखें तो आइंस्टीन का अनुमान 2000 था। विलियम के माता पिता प्रतिभाशाली यूक्रेनी यहूदी आप्रवासी थे। बोरिस सिडिस एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। सारा सिडिस उस समय मेडिकल स्कूल गई थीं। विलियम चिया ने 6 महीने की उम्र में वर्णमाला सीख ली थी। 18 महीने की उम्र में वे न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ सकते थे। उन्होंने 11 साल की उम्र में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। जब उन्होंने स्नातक किया तो विलियम ने संवाददाताओं से कहा कि उनका इरादा परफेक्ट लाइफ जीने का है। विलियम जेम्स सिडिस का जन्म अप्रैल फूल डे 1898 को न्यूयॉर्क शहर में हुआ था। यूक्रेन में हिंसक यहूदी विरोधी हमलों ने, जो उस समय रूसी साम्राज्य का हिस्सा था, उसके माता पिता को वादा किए गए देश में धकेल दिया, जहां उनकी मुलाकात तब हुई जब बोरिस ने सारा को अंग्रेजी सिखाई। उसने उसे हार्वर्ड जाने के लिए प्रोत्साहित किया, जहां उसने मनोविज्ञान का अध्ययन किया। उसने कहा, आप पुरानी कहावत जानते हैं, जैसे टहनी झुकी होती है वैसे ही पेड़ झुका होता है। माता पिता अपने बच्चों के दिमाग को सही दिशा में मोड़ने का काम इतनी जल्दी शुरू नहीं कर सकते। विलियम के माता पिता ने उसकी असाधारण बुद्धिमत्ता का श्रेय जीन को नहीं, बल्कि उसके पालन पोषण को दिया। एक बच्चे के रूप में उन्होंने उसके साथ एक वयस्क की तरह व्यवहार किया। विलियम के माता पिता ने उसके सामने भोजन और एक चम्मच रखा। उन्होंने विलियम को निरीक्षण करने दिया और उसने खुद खाना खाना सीखा। वह खुशी से चिल्लाया। किसी ने उसे नहीं सिखाया था, उसने तर्क किया था। तर्क करने का यह स्वाभाविक तरीका भी है जिससे उसके माता पिता ने उसे वर्तनी लिखना सिखाया था। याद करके सीखने के बजाय विलियम ने अंतर्निहित पैटर्न और संरचनाओं पर ध्यान केंद्रित करके वर्तनी सीखी। उदाहरण के लिए, अगर उसने अक्षर ब्लॉक का उपयोग करके BAT शब्द सीखा तो उसने समझा कि शब्द को संशोधित करके, जैसे कि A को E से बदलना, एक अलग अर्थ वाला नया शब्द बना देगा। जिस तरह से उसने वर्तनी सीखी, उसी तरह विलियम ने भाषा संरचना के मूलभूत सिद्धांतों को समझकर 8 साल की उम्र तक 8 भाषाएं सीख लीं। अंग्रेजी के अलावा वह लैटिन, ग्रीक, जर्मन, रूसी, हिब्रू, तुर्की, फ्रेंच और अर्मेनियाई भाषाएं भी जानता था। उसने बचपन में अपनी खुद की भाषा भी इजाद की थी, वेंडरगुड, जो यूरोपीय प्रभावों पर आधारित थी। सोने से पहले उसे परियों की कहानियां पढ़ने के बजाय उसके माता पिता उसे ग्रीक मिथक पढ़ते थे, जिससे उसे ग्रहों के बारे में जानने में मदद मिली। जुपिटर का नाम रोमन देवता जुपिटर के नाम पर रखा गया है, जिसे ग्रीक पौराणिक कथाओं में जियुस लिया गया है। हर पल सीखने का अवसर था। विलियम के पास खिलौनों से खेलने के लिए कोई समय या रुचि नहीं थी। वह अवकाश के समय खेल या कोई भी खेल नहीं खेलता था। उसके पिता को लगता था कि ऐसी बचकानी गतिविधियां मूर्खतापूर्ण और निरर्थक हैं। किसी कारण से उसे कुत्तों से बहुत डर लगता था। उसे केवल स्ट्रीट कार की सवारी करना ही अच्छा लगता था। जब उसके माता पिता उसे संग्रहालयों, पुस्तकालयों, पार्कों और चिड़ियाघरों में ले जाते थे। 20 की उम्र तक उसने 600 स्ट्रीट कार ट्रांसफर जमा कर लिए थे। विलियम ने 1 साल से भी कम समय में प्राथमिक विद्यालय और 6 सप्ताह में हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली। उनकी मां ने टिप्पणी की, अखबारों ने यह साबित करने का कोई मौका नहीं छोड़ा कि वह पागल था या मानसिक रूप से बीमार था या बस एक सनकी था। सच में बिली हर मामले में एक पूरी तरह से सामान्य बच्चा था। मीडिया का ध्यान उसके पीछे हार्वर्ड तक गया, जहां उन्होंने उसे सब कुछ जानने वाले के रूप में चित्रित किया, जैसे कि न्यूयॉर्कर के इस कार्टून में जहां वह पुरुषों के एक समूह को व्याख्यान दे रहा है। 11 साल की उम्र में हार्वर्ड में प्रवेश करने के बाद उन्होंने मैथ क्लब को चौथे आयाम के बारे में एक व्याख्यान दिया, जो हमारे द्वारा अनुभव किए जाने वाले 3D स्पेस से परे एक विस्तार है। यहाँ वह चौथे आयाम में कई भुजाओं वाली आकृतियों के बारे में बात कर रहे हैं। व्याख्यान में भाग लेने वाले MIT के एक प्रोफेसर ने घोषणा की, मैं भविष्यवाणी करता हूं कि युवा सिडिस एक महान खगोलीय गणितज्ञ होगा। फिर भी ऐसा कभी नहीं हुआ। वास्तव में वह गणित से नफरत करने लगा। व्याख्यान के तुरंत बाद वह बीमार पड़ गया, जिसने सभी समाचारों में जगह बनाई। मीडिया ने बताया कि उन्हें मानसिक रूप से टूटन का सामना करना पड़ा था, जो एक अफवाह थी जिसने उन्हें जीवन भर परेशान किया। वह अपने परिवार के साथ न्यू हैम्पशायर में एक एस्टेट में रहते थे, जो बोरिस द्वारा चलाए जा रहे सेनेटोरियम का मैदान भी था। सिडिस साइकोथेरेप्यूटिक इंस्टीट्यूट। विलियम कई महीनों बाद ही हार्वर्ड लौटे
और कभी भी वहां फिट नहीं हुए। उनके जीवनी लेखक एमी वालिस ने बताया कि वे कैसे थे। अपने साथी छात्रों की नजर में वे पूरी तरह से सनकी थे। उनमें सामाजिक शिष्टाचार नहीं था, उन्हें खेलों या लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जब उन्होंने हार्वर्ड से स्नातक किया तो उन्होंने पत्रकारों से कहा, मैं एक आदर्श जीवन जीना चाहता हूँ। एक आदर्श जीवन जीने का एकमात्र तरीका एकांत में जीना है। मुझे हमेशा भीड़ से नफरत रही है। उनके आदर्श जीवन के विचार का वर्णन उनके द्वारा हेस्पेरिया नामक यूटोपियन समाज पर लिखे गए एक पेपर में किया गया है। हेस्पेरिया का संविधान इस प्रकार शुरू होता है, हम लोग जो अमेरिकी संविधान की याद दिलाता है। हेस्पेरिया में जो लोग नागरिकता चाहते हैं उन्हें एक बुद्धि परीक्षण पास करना होता है। विवाह निषिद्ध है, जबकि बहु विवाह पूरी तरह से कानूनी है। दिलचस्प बात यह है कि बच्चों का पालन पोषण उनके जैविक माता पिता द्वारा नहीं किया जाता है और इसके बजाय अब पुरुष बच्चों को पुरुष अभिभावकों के प्रभार में और महिला बच्चों को महिला अभिभावकों के प्रभार में सौंपा जाएगा। उन्होंने अपने माता पिता, खास तौर पर अपनी दबंग मां के प्रभाव को अस्वीकार कर दिया। हार्वर्ड छोड़ने के बाद उन्होंने ह्यूस्टन में राइस इंस्टीट्यूट, जो अब राइस यूनिवर्सिटी है, में गणित पढ़ाने का काम संभाला। वह 17 साल के थे। हार्वर्ड की तरह विलियम राइस में भी फिट नहीं बैठे। छात्र उन्हें कभी किसी लड़की को चूमने के लिए चिढ़ाते थे। लड़कियां मजाक में उन पर क्रश होने का नाटक करती थीं। वह केवल 8 महीने तक राइस में रहे और फिर 1916 की शरद ऋतु में हार्वर्ड लॉ स्कूल में दाखिला लिया। फिर किसी अज्ञात कारण से उन्होंने अपने अंतिम सेमेस्टर में पढ़ाई छोड़ दी और कानून की डिग्री हासिल करने में असफल रहे। उनकी मां क्रोधित थीं और लोगों से कहती थीं कि उनके बेटे ने अपनी पढ़ाई इसलिए छोड़ दी क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के कारण हार्वर्ड लॉ को बंद करना पड़ा, जो सच नहीं था। विलियम बहुत ज्यादा युद्ध विरोधी थे। उन्होंने ड्राफ्ट के लिए पंजीकरण करने से इनकार कर दिया और अगर 1918 के युद्ध विराम के कारण प्रथम विश्व युद्ध समाप्त नहीं होता तो वे लगभग जेल चले जाते। उन्हें राजनीति से बेहद लगाव था। बोस्टन में मई दिवस की रैली का नेतृत्व करने के बाद उन्हें कुछ समय के लिए जेल में डाल दिया गया था। यह समाजवादियों द्वारा आयोजित एक युद्ध विरोधी मजदूरों के अधिकारों की रैली थी जो हिंसक हो गई थी। उसके जीवन को नियंत्रित करने वाले 20 ओपन नियम है। कहता है वह 16 साल का है। बोस्टन हेराल्ड को पहले यह बताने के बावजूद कि उसने ब्रह्मचारी रहने की कसम खाई है, उसने कहा, महिलाएं मुझे आकर्षित नहीं करती। जेल में रहते हुए उनकी मुलाकात बोस्टन में पली बड़ी 20 वर्षीय आयरिश लड़की मार्था फोले से हुई और वे उसके प्यार में पागल हो गए। हार्वर्ड के प्रतिभाशाली लड़के ने कभी शादी न करने की कसम खाई। सिडिस ने मजबूत ओक के नीचे ब्रह्मचर्य की शपथ ली। मार्था ने एक लेखक से शादी की और साहित्यिक पत्रिका स्टोरी की सहस्थापना के लिए कुख्याति प्राप्त की। जब उनके संस्मरण प्रकाशित हुए तो उन्होंने एक पंक्ति में विलियम का संक्षिप्त उल्लेख किया, जिसमें उन्होंने उसे प्रसिद्ध और दुखद विलक्षण व्यक्ति कहा जो मेरे साथ विवाह करने वाला पहला लड़का था। 72 पांचों अपनी प्रतिभा के बावजूद विलियम महानता हासिल करने में विफल रहे और जो भी काम आशाजनक था उसे अनदेखा कर दिया गया। 1925 में उन्होंने एक पुस्तक प्रकाशित की जिसमें ऊष्म प्रवैगिकी के दूसरे नियम को चुनौती दी गई। यह सिद्धांत की ब्रह्मांड हिट डेथ की ओर बढ़ रहा है, जहां सभी ऊर्जा समान रूप से फैली हुई है, इसलिए किसी भी प्रक्रिया को शक्ति देने के लिए कोई ऊर्जा नहीं बचेगी। इस स्थिति में कुछ भी नहीं चलेगा, बदलेगा या जीवित रहेगा। जमे हुए चित्र, द एनिमेट एंड द इनएनिमेट। उन्होंने ब्रह्मांड की दिशा को उलटने की संभावना का पता लगाया। उन्होंने सिद्धांत दिया कि जीवित चीजें प्रक्रिया का प्रतिकार करने के लिए ऊर्जा के एक छिपे हुए स्रोत का उपयोग कर सकती हैं। उन्होंने सीढ़ियों से उछलती गेंद का उदाहरण दिया, जिसे जब फिल्म में उल्टा दिखाया जाता है तो ऐसा लगता है जैसे ऊर्जा का कोई छिपा हुआ स्रोत गेंद को सीढ़ियों से ऊपर धकेल रहा है। उन्होंने स्वीकार किया कि उनका काम अटकलबाजी था और उनका सिद्धांत कभी सिद्ध नहीं हुआ, लेकिन इसे शुरू में कभी गंभीरता से नहीं लिया गया। इसे नजरअंदाज कर दिया गया। उस समय एक भी समीक्षा नहीं हुई। उन्होंने एक प्रतिभाशाली बालक होने और अपने निजी जीवन के लिए सुर्खियां बटोरी, फिर भी किसी ने उनके शैक्षणिक कार्यों पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने भौतिकी, गणित और ब्रह्मांड विज्ञान के बारे में लिखना पूरी तरह से बंद कर दिया। न्यूयॉर्क में रहते हुए उन्होंने छोटे मोटे काम किए, जिसमें एक ऐसे दफ्तर में ऑपरेटर के रूप में काम करना शामिल था जो कॉम्प्यूटोमीटर नामक एक पुराने यांत्रिक कैलकुलेटर का उपयोग कर रहा था। अखबार इस बात को लेकर सुर्खियां बटोरने के लिए बहुत उत्सुक थे कि चमत्कारी बालक औसतन $1 प्रति सप्ताह कमाता था। उन्होंने अपने सहकर्मियों से अपनी प्रतिभा को छुपाया। जब उन्हें पता चला कि वह कौन है तो वह अगली नौकरी पर चले गए। उन्होंने उच्च वेतन वाली नौकरी स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जिसमें उन्हें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना था। एक बार उन्हें एक रेलवे कंपनी में नौकरी की पेशकश की गई। बाद में एक अधिकारी ने उन्हें रोते हुए पाया।
विलियम ने उससे कहा कि वह गणित करने के विचार को सहन नहीं कर सकता। एक चचेरे भाई को दांतों की संरेखण से जुड़ी एक दंत समस्या को हल करने में मदद करने के लिए उसके गणित कौशल की आवश्यकता थी। उसने विलियम को 3000 की पेशकश की, जो आज के 55,000। इसे हल करने में उसे 2 घंटे लगते, लेकिन उसने मना कर दिया। विलियम के जीवनी लेखक ने निष्कर्ष निकाला, वह भावनात्मक और शारीरिक बीमारी का जोखिम उठाए बिना जटिल गणना करने वाली नौकरी नहीं कर सकता था। उनका पूरा जीवन उच्च स्तर पर प्रदर्शन करने के दबाव से परिभाषित था। बुनियादी जीवन कौशल में महारत हासिल करने की कीमत पर उसने अपनी चाची से कबूल किया कि उसे कभी भी अपने जूतों के फीते बांधना नहीं सिखाया गया था। उसके माता पिता ने उसे असाधारण शिक्षा प्रदान की होगी, फिर भी वे उसे संवारने की मूल बातें सिखाने में विफल रहे। वह नियमित रूप से दाढ़ी नहीं बनाता था, एक घिसी पिटी टोपी पहनता था। वह कथित तौर पर नहाता नहीं था, या कम से कम अक्सर नहीं नहाता था, और बदबू बहुत भयानक थी। जब अक्टूबर 1923 में उसके पिता को स्ट्रोक हुआ और उनकी मृत्यु हो गई, तो वह कभी भी अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुआ। विलियम के जीवनी लेखक के अनुसार इसका कारण यह था कि उसने अपनी मां को देखने से इनकार कर दिया था। विलियम को इस बात से नफरत थी कि वह एक बच्चे के रूप में उस पर कैसे हावी होती थी। वे कभी मेल मिलाप नहीं कर पाए। सिडिस ने अपने दूसरे बच्चे को उसी तीव्रता से नहीं पाला। विलियम की छोटी बहन हेलेना को औपचारिक प्राथमिक या हाई स्कूल की शिक्षा नहीं मिली। हेलेना ने कहा कि उसके पिता विलियम से इतने तंग आ गए थे कि वह उसे पढ़ाना नहीं चाहते थे। वह बचपन में गंभीर रूप से बीमार भी थी। फिर भी वह अपने भाई के मार्गदर्शन में आगे बढ़ी, जिसने उसे पढ़ना लिखना सिखाया, और उसने विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण की। अपने 30वें दशक में विलियम बोस्टन में बस गए, फिर से छोटे मोटे काम करते हुए। मीडिया को तब बहुत अच्छा लगा जब उन्हें पता चला कि वह एक मामूली ऑफिस क्लर्क के तौर पर काम कर रहे थे। बोस्टन के एक दैनिक समाचार पत्र में एक अप्रिय लेख था। विलियम जे सिडिस, जो अब 29 वर्ष के हैं, को एक बार प्रख्यात वैज्ञानिकों के एक समूह ने विज्ञान के क्षेत्र में एक उभरते हुए अन्वेषक के रूप में घोषित किया था, जिसमें आइंस्टीन जितनी महान क्षमताएं और मार्कोनी जितनी प्रतिभा थी। फिर भी कल एक संडे एडवर्टाइजर लेखक ने उन्हें एक छोटे से कमरे में पाया, जो दीवारों पर चिपका हुआ और अंधेरा था, जहां पिछले 5 वर्षों से वे अज्ञात, गुमनाम, बेपरवाह रह रहे थे। उनका स्वास्थ्य भी गिरने लगा था। उनका वजन अधिक था और उन्हें उच्च रक्तचाप था, जिसके कारण अंततः उन्हें स्ट्रोक हुआ, जिस प्रकार का स्ट्रोक उनके पिता को हुआ था। 17 जुलाई 1944 को विलियम जेम्स सिडिस की मृत्यु मस्तिष्क रक्तस्राव से हुई, जिसके कारण निमोनिया हो गया। वे 40 वर्ष के थे। उन्हें न्यू हैम्पशायर में उनके पिता के बगल में दफनाया गया था। क्या विलियम सिडिस के माता पिता ने उन्हें बहुत आगे धकेल दिया था? राइस यूनिवर्सिटी के एक संकाय सदस्य, जहां विलियम ने कुछ समय तक पढ़ाया था, असहमत थे। डॉक्टर ग्वेरार्ड का मानना है वह अपने पिता द्वारा दी गई गहन शिक्षा या जीनियस नामक रोमांटिक अभिशाप का शिकार नहीं था, बल्कि जनता की विचारहीन क्रूरता का शिकार था। न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक बार विलियम जेम्स सिडिस का उत्साहपूर्वक वर्णन करते हुए कहा था कि यह एक वैज्ञानिक बल प्रयोग का आश्चर्यजनक रूप से सफल परिणाम है, और इस तरह यह इतिहास की सबसे दिलचस्प मानसिक घटनाओं में से एक है। जैसा कि हम अब जानते हैं, शुरुआती सफलता एक पूर्ण और सफल जीवन की गारंटी नहीं देती है। अगर विलियम का पालन पोषण अलग तरीके से होता, तो उसके जीवन का परिणाम पूरी तरह से अलग हो सकता था।